लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या समझा था, रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह कर लिया था, प्रीएम्बल कर लिया था, कल इसको स्टार्ट किया था लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं हो पाया था, तो आज इसको कंप्लीट करते हैं। आज हम लोग क्या करना है, पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका नाम क्या है, सिटीजनशिप। अब देखो हम लोगों ने पहले भी देखा था, पढ़ने का तरीका तो वही रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, आज किसको करेंगे अपन लोग, पार्ट 2, है ना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बाद आज हम किसको कर रहे हैं, पार्ट 2, दैट इज सिटीजनशिप। याद रहेगा इसमें कहां से कहां तक आर्टिकल देखना है हमको, 5 to 11। अच्छा, पार्ट 1 में कौन से आर्टिकल देखे थे, 1 to 4। 1 टॉक्स अबाउट इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें वहां पर हमने यूनिटरी और फेडरेशन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस समझ लिया था, है ना, यूएस और इंडिया का केस लेकर के देखा था। फिर आर्टिकल 2 क्या बोलता था, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट वर अर्लियर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, बोल सकते हैं। फिर क्या देखा था उसके बाद हमने, बताओ, हाँ, उसके बाद हमने देखा था इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करी थी कि अगर इंटरनली स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है या उनकी टेरिटरीज को चेंज करना, उनके नाम को बदलना, उनकी बाउंड्रीज को चेंज करना है, तो ये पावर किसको दी गई है, पार्लियामेंट को। आर्टिकल 2 में भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट को। लेकिन पार्लियामेंट ये सारी चीजें किसके थ्रू कर सकती है, थ्रू लॉ, है ना। फिर क्या देखा था हमने, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि जो भी चेंजेस आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में करोगे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा। वो पार्लियामेंट कैसे करती है, थ्रू सिंपल मेजोरिटी, ध्यान रहेगा, है ना। फिर हमने देखा था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, उसमें 3 कमिटीज देखी थी। पहली क्या नाम थी, क्या नाम था, धार कमीशन। दूसरा जेवीपी कमिटी। तीसरा फजल अली कमीशन, है ना, जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी बोलते हैं। और वो कब पास हो गया था, 1955 में, सितंबर 1955 में। फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से उसको क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था। और पार्ट ABCD स्टेट्स का जो डिस्टिंग्विश था, जो डिफरेंस था, उसको क्या कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था। स्टेट्स को फिर क्या किया गया था, रीऑर्गेनाइज किया गया था। फिर हम लोगों ने देखा था कैसे कैसे धीरे धीरे स्टेट्स इमर्ज करते हैं। आज हम लोगों को करना है पार्ट 2, दैट इज सिटीजनशिप। और यहाँ पर हम कौन से आर्टिकल्स करेंगे, आर्टिकल नंबर 5 to 11। अब सिटीजनशिप से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि दैट हु इज एन सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सिटीजन का मतलब क्या होता है, पहले वो भी समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था सिटीजन इज डिफरेंट फ्रॉम एन एलियन। एलियन कौन होता है, एलियन का मतलब होता है फॉरेनर। फॉरेनर मतलब जो हम लोगों के बीच का नहीं है, दैट इज एन एलियन। एलियन कोई बाहर से तो आया नहीं है, एलियन मीन्स अ फॉरेनर। एक और वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमी एलियन। एनिमी एलियन का मतलब क्या होता है, जो दुश्मन राष्ट्र का है। हम लोगों का बीच का तो है नहीं, वो सिटीजन तो है नहीं, लेकिन वो क्या है, एनिमी एलियन है, दुश्मन राष्ट्र का है। तो हु इज एन एनिमी एलियन, द पर्सन हु बिलोंग्स टू पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। आर दे एनिमी एलियंस, आंसर इज नो, बिकॉज वी हैव नॉट डिक्लेयर्ड देम एनिमी। जब तक हम उनको एनिमी डिक्लेयर करेंगे, जब तक उनको एनिमी एलियन बोलेंगे क्या, नहीं। सो वो भी अभी इस समय क्या है, एलियंस ही है। एलियंस मीन्स दे आर ऑल्सो फॉरेनर्स। सो फॉरेनर और सिटीजन में कुछ डिफरेंस होता है, बिकॉज सिटीजन्स आर फुल मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी, बोल सकते हैं। ये हमारे यहाँ के क्या है, फुल मेंबरशिप है इनके पास। मतलब ये कुछ ऐसे राइट्स एंजॉय करते हैं जो फॉरेनर्स को नहीं मिले हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, सो इनके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि राइट टू एम्प्लॉयमेंट, सॉरी क्या है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक फंडामेंटल राइट्स है ना। राइट टू एम्प्लॉयमेंट नाम का कोई राइट नहीं है। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आप सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिली है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, आप सब आईएएस बनने के लिए एलिजिबल हो, है ना। सो ये कौन बन सकता है, सिटीजन। क्या फॉरेनर आईएएस बन सकता है, नहीं। इट मींस सिटीजन एंजॉय सम स्पेशल राइट्स। और मेनली वो राइट्स कैसे होते हैं, दे आर पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स मींस राइट टू कंटेस्ट पॉलिटिकल ऑफिस। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज। सो मेनली उनको कौन से राइट्स मिले होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स मिले होते हैं सिटीजन्स को, जो एक एलियन को नहीं दिए जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे चले थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप की क्या बात होती है। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, आप कैसे नागरिक बन सकते हो, सिटीजन कैसे बन सकते हो। तुम दोनों को समझ में आ रहा है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप की बात क्या की हुई है, सो हमारा अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सिंगल सिटीजनशिप। क्या हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भी सिटीजनशिप मिलती है क्या, आंसर इज नो। अच्छा, वो कहाँ मिलती है, दैट इज एन फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अमेरिका। वहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप रहती है, आप किसी स्टेट के भी नागरिक रहते हो और आप कंट्री के भी नागरिक रहते हो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है क्या, नहीं। वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, जिससे क्या इंश्योर होती है, बोलो, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, सब लोगों में इक्वलिटी की फीलिंग भी आती है, राइट। वी ऑल आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप। सो वी हैव यूनिफॉर्म ऑल इंडिया सिटीजनशिप, बोल सकते हैं हम सब भारत के नागरिक हैं, कोई गुजराती नहीं, कोई मध्य प्रदेश नहीं, कोई महाराष्ट्रियन नहीं, वी ऑल आर इंडियंस, बोल सकते हैं। हम लोग क्या ड्यूअल सिटीजनशिप को अडॉप्ट करते हैं, आंसर इज नो। ये किसका फीचर है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अमेरिका। अच्छा, अगर हमारे यहाँ का भारत का नागरिक अमेरिका की जाके नागरिकता ले लेगा तो उसके पास तो ड्यूअल सिटीजनशिप हो गई। सो ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल। तो फिर क्या होगा,
सो अपने आप उसकी इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। आप किसी दो देश के नागरिक एक साथ बन सकते हो, नहीं बन सकते हो, ध्यान रहेगा ये चीज। तो हम लोगों ने ये भी देखी थी। अब जल्दी से देख लेते हैं क्या रिलेशन है बिटवीन सिटीजनशिप एंड राइट्स। तो एक टी.एच. मार्शल है, हु इज ही, अ ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, क्या नाम था उसका, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। उसमें इन्होंने बताया इट डिफाइंस सिटीजनशिप एज, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हु इज एन सिटीजन। सो इट डिफाइंस सिटीजनशिप एज अ स्टेटस बेस्टोड ऑन दोज हु आर फुल मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी। ये एक स्टेटस है जो किनको मिलता है, दोज हु आर फुल मेंबर ऑफ कम्युनिटी। सिटीजन किनको बोलता हूं, बिकॉज यू ऑल आर फुल मेंबर ऑफ दिस स्टेट। सो हमने आपको क्या बोल रखा है, सिटीजन। एंड यू ऑल्सो एंजॉय सम स्पेशल राइट्स। और ये कौन से राइट्स बताते हैं, तीन टाइप ऑफ राइट्स इनको स्पेशली मिलते हैं, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। सिविल राइट्स में मतलब एज अ सिविलियन यू शुड हैव दीज राइट्स। सिविलियन मतलब आप एक नागरिक हो, सो आपके पास क्या है, इट प्रोटेक्ट्स योर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अब राइट टू लाइफ मैंने बताया था, राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स ने इसको क्या कर दिया, बहुत ब्रॉड कर दिया है। फॉर एग्जांपल राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, मतलब एक शुद्ध वातावरण भी आपका क्या है, राइट टू लाइफ। और ये फंडामेंटल राइट में आता है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर कोई वायलेट करता हो तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, है ना, ध्यान रहेगा। सो राइट टू लाइफ में क्या आता है, क्लीन एनवायरनमेंट। राइट टू लाइवलीहुड, काम करने का अधिकार भी किस में आता है, राइट टू लाइफ में, है ना। अगर कोई आपको, जैसे अपन ने देखा था बॉम्बे बार गर्ल्स के लिए, है ना, जो बार डांस में डांस वगैरह करती थी लड़कियां, उन्होंने क्या लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अवर राइट टू लाइफ हैज बीन वायलेटेड। क्यों, क्योंकि उनका लाइवलीहुड क्या था, नाच गाने से ही पैसा आता था, और उसको ही रोक दिया था वहां की सरकार ने। तो उन्होंने केस किया था राइट टू लाइफ में। सो ये क्या है, बिकॉज वो भी सिटीजन है तो उनको भी ये राइट्स मिले हुए हैं। सो राइट टू लाइफ भी वो लड़कियां भी इंजॉय करती थी, समझ में आया। फिर राइट टू लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी काफी क्या रहा है, कंट्रोवर्शियल रहा है, अपन इसको देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स 19 में भी आएगा, 300A में भी आएगा, तो जब ये आएगा तब उसको अपन डील करेंगे। दूसरे टाइप के राइट्स जो स्पेशली सिटीजन्स को मिले होते हैं वो कौन से होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स। दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। इसका क्या मतलब है, दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस में आप कैसे पार्टिसिपेट करते हो, देखो आप ही लोग तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हो, बोल सकते हैं। अपन लोगों के बीच में से तो एमएलए जाते हैं, और वही एमएलए अपने लीडर के रूप में किसको चुनते हैं, चीफ मिनिस्टर को, है ना। वही एमपीज अपने लीडर के रूप में किसको चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर को। और प्राइम मिनिस्टर और सब एमएलए एमपी मिलकर किसको चुनते हैं, प्रेसिडेंट को, बोल सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये सब क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस। लेकिन अगर एमपी एमएलए बनना है तो उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, वी हैव टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। ध्यान रहेगा, उसके लिए भी हमको क्या बनना पड़ेगा, एक सिटीजन ऑफ इंडिया, तभी आप बन सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जज बनना, हाई कोर्ट जज बनना है तो क्या बनना पड़ेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज पॉलिटिकल राइट्स आर स्पेशली अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। क्या ये एलियंस को अवेलेबल है इस टाइप के राइट्स, नहीं है। तीसरे राइट्स कैसे हैं, सोशल। सो वी हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, देखना, अगर कोई पूछता राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज गिवन अंडर विच आर्टिकल, सो नो, कोई राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट का अधिकार होता तब तो आप सरकार से बोलते कि हम सबको रोजगार दो, वो दे रही है क्या, राइट मिला है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सबको बराबर अधिकार है किसके लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन वो किस बेसिस पे होता है, मेरिट प्लस रिजर्वेशन के बेसिस पे होता है। ये समझ में आता है। सो वी हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, नॉट राइट टू एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रहेगा, एजुकेशन के लिए भी हमारे पास क्या है, इक्वल एक्सेस। ध्यान रहेगा, हम सबको एजुकेशन, इवन राइट टू एजुकेशन भी किसका पार्ट है, राइट टू लाइफ का। एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ जितना इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एजुकेशन के लिए उसने एक नया आर्टिकल भी बनाया, 21A। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ, और 21A में क्या दिया उन्होंने, राइट टू एजुकेशन। ध्यान रहेगा, एम्प्लॉयमेंट की बात कहां होती है, आर्टिकल नंबर 16 में, है ना। ईजी है ये सारी चीजें, है ना। अब यहां पर एक कोट लिखा हुआ है, सिटीजनशिप एंश्योर इक्वालिटी बाय काउंटरिंग द डिसाइसिव फोर्सेस ऑफ क्लास हायरार्की। इसमें कोई हायरार्की रहती है क्या, कि आप बड़े सिटीजन हो, मैं छोटा सिटीजन हूं, नहीं। वी ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, सबकी नागरिकता एक जैसी है, एंड वी बिलीव इन सिंगल सिटीजनशिप। अच्छा, सिटीजन को राइट टू वोट होता है क्या, हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी बात करता है कि कौन वोट दे सकता है। सो कौन वोट दे सकता है, अगेन सिटीजन कैन वोट, एंड ऑल द सिटीजन्स हैव इक्वल वोटिंग पावर, बोल सकते हैं। और सबके वोट की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ये चीज भी ध्यान रखोगे, मैंने वोट दिया उसको भी एक काउंट करेंगे, इसने वोट दिया उसको भी एक काउंट करेंगे, इसको ने वोट दिया इसको भी एक काउंट करेंगे। शर्त है कि ऐसा है कि जो जेल में कैदी है वो तो नागरिक है, तो क्या उसको भी राइट टू वोट का अधिकार है, नहीं। अगर उसको पार्लियामेंट के लॉ ने डिसेबल नहीं किया है तो सबको क्या है, राइट टू वोट बराबरी से मिला हुआ है, समझ में आया।
अगर पार्लियामेंट ने कैदी को मना किया है तो ये तो लॉ के थ्रू है। अब जो भी कैदी बनेगा वो वोट नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ने उसको क्या कर दिया, एक डिसेबिलिटी लगा दी है उसके ऊपर। ध्यान रहेगा ये सारी चीजें, है ना। अब एक वर्ड आता है दैट इज ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये हम लोगों ने समझ चुके थे ऑलरेडी, इसको फिर भी एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। क्या नाम है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो देखना ये ओसीआई क्या होते हैं, एक मिनट। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर्स। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? ओसीआई कार्ड होल्डर्स। हु आर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहला वर्ड क्या याद रखोगे? दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सिटीजन है क्या? दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ये किसी और देश के नागरिक हैं, लेकिन हमने इनको एक फैसिलिटी दे रखी है, और हमने इनको एक क्या दे दिया है बना के, बोले आप ओसीआई हो तो आप क्या रखो, एक ओसीआई कार्ड होल्डर हो आप। फॉर एग्जाम्पल किसकी बात कर लेते हैं अपन, पान की दुकान अक्षय कुमार, है ना। ध्यान रहेगा ये वही अक्षय कुमार है जिसको आप अलग अलग पिक्चरों में देखते हो। एक तरफ ये बनाता है देशभक्ति की पिक्चरें, जैसे बेबी, हॉलीडे, है ना, यहाँ पर ये लोगों की देशभक्ति जगाता है। दूसरी जगह बनाता है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, जहाँ पे शोएब बन के जमाने भर के अपराध सिखाता है और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनता है। एक तरफ ये पिक्चरों में सिखाता है कि नंदू सिगरेट नहीं पीना, इससे अपनी बीवी की जान बचा, और दूसरी तरफ लोगों को बोलो जुबा केसरी बताता है ना। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ, यही पर्सनालिटी, ये इतना बड़ा देशभक्त है कि इसने भारत की नागरिकता भी छोड़ दी। और ये कहाँ का सिटीजन है? राइट नाउ ही इज द सिटीजनशिप ऑफ कनाडा। तो ये कहाँ का नागरिक है? कनाडा का नागरिक है। और ये इतना बड़ा देशभक्त था कि इसने टैक्स से बचने के लिए कहाँ की नागरिकता ले ली? कनाडा की नागरिकता ले ली। लेकिन चूंकि इसके फादर और फोर फादर्स कहाँ पैदा हुए थे? भारत में पैदा हुए थे। इसका भारत में काम धंधा भी अच्छा चलता है, क्योंकि कमाता यही है, टैक्स वहां भरता, बात अलग है, क्योंकि देशभक्त है। लेकिन आगे समझना, चूंकि इसके पास भारत की नागरिकता तो है नहीं, नागरिक कहाँ का ही है? कनाडा का है, लेकिन इसके फोर फादर्स यहीं पैदा हुए थे। इसके फादर, पेरेंट्स, मदर और भी जो है जनरेशंस बाय इसका यहाँ से रिलेशन रहा है। तो भारत की सरकार ने इसको क्या बना दिया है? एक ओसीआई कार्ड होल्डर। इसको एक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड दे दिया है। अब अगर मान लो तो ये है तो फॉरेनर, बोल सकता हूं ना, हु इज अक्षय कुमार? ही इज अ फॉरेनर, है ना। ये कौन है? एक फॉरेनर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम? ही इज एन एलियन, है ना। ये क्या है? एक एलियन है। अब अगर फॉरेनर को भारत में एंट्री करना है तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? वीजा। वीजा मतलब एक उसको परमिशन लगेगी। वीजा इज लाइक अ परमिशन, कि आप हमसे परमिशन लेके हमारे देश में एंट्री करोगे, बोल सकते हैं। लेकिन ये जो ओसीआई कार्ड होल्डर रहते हैं ना, इनको वीजा तो मिलता है, लेकिन इनको वीजा कैसा मिल जाता है? लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग मतलब समझते हो? अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको क्या मिला है? वीजा मिला हुआ है। मतलब ये मल्टीपल टाइम एंट्री करेगा, मल्टीपल टाइम एग्जिट करेगा, इसको कोई रोक टोक नहीं है। इसको बार बार वीजा लेने की जरूरत है क्या? यूजुअली वीजा 30 दिन और 6 महीने का मिलता है। 30 दिन इज फॉर टूरिस्ट, 6 महीने जिनको थोड़ा लंबा रिसर्च करना है। कई बार एजुकेशन वीजा भी मिल जाता है 2-3 साल का। आपने बोला भैया हम कोर्स कर रहे हैं, जैसे अफ्रीकन बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं ना, तो वीजा के लिए आपको बार बार परमिशन लेना पड़ती है। लेकिन जो ओसीआई कार्ड होल्डर रहता है उसको कैसा वीजा दे दिया जाता है? लाइफ लॉन्ग वीजा दे दिया जाता है। अब देखना, जो विदेशी रहता है, जो विदेशी है वो भारत आया है, मान लो उसने 6 महीने का वीजा लिया था, उसका वीजा खत्म हो गया, अब उसको अपना वीजा एक्सटेंड कराना है। तो क्या जरूरी है कि पहले वो वापस अपने देश जाए और फिर हवाई जहाज का टिकट कटा के आए? नहीं, वो हमारे यहाँ रह के एक ऑफिस में जाके, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। क्या बोलते हैं? फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। वहां पर जाकर के अपने आप को पेश करेगा और उनसे परमिशन लेके अपने वीजा को क्या करा लेगा? एक्सटेंड करा लेगा। उसको हर 6 महीने में इसके सामने पेश होना जरूरी है। लेकिन जो ओसीआई कार्ड होल्डर है, क्या वो इसके पास बार बार जाएंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इनको मल्टीपल टाइम वीजा है, लाइफ लॉन्ग वीजा है, और इसके सामने बार बार जाने की जरूरत नहीं है। इनको कुछ और भी राइट्स दिए गए हैं कि देखो, अच्छा ये सिटीजन है क्या भारत के? नहीं। तो जो राइट सिटीजन को अवेलेबल है क्या वो इनको मिलेंगे? आंसर इज नो। सिटीजन वाला तो इनको कोई राइट नहीं मिलेगा। तो अक्षय कुमार वोट कर सकता है? नहीं कर सकता है। कर सकता है? नहीं। अच्छा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है? नहीं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए तो इसको सिटीजन होना जरूरी है, और ये सिटीजन है ही नहीं, ये तो कनाडा का सिटीजन है ना। फिर ये क्या कर सकता है? लेकिन चूंकि ये क्या है? ओसीआई कार्ड होल्डर, तो इसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। बोला कि आप सिटीजन के बराबर हो किन रिस्पेक्ट में? तो बोले अगर आपको कहीं बच्चे अडॉप्ट करना है तो दैट इज इन केस ऑफ एडॉप्शन। नॉट ऑल द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या ये आईएएस बन सकता है? ये विदेशी को आईएएस कैसे बना दे? तो देश बेच देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये लायक ही नहीं है आईएएस बनने के। ये आर्मी वगैरह में जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों?
क्योंकि आर्मी ऑफिसर बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा आपको, सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये तो सिटीजन है ही नहीं भारत का, तो इसको कैसे बना देंगे। तो ये एडॉप्शन कर सकता है। फिर ये कुछ ऐसे प्राइवेट प्रोफेशन कर सकता है, नॉट पब्लिक, प्राइवेट प्रोफेशंस, लाइक ये क्या बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, ये लॉयर बन सकता है ना, एडवोकेट, हाँ जो भी है वो तुम लोग लगा लेना। तो ऐसे साइंटिस्ट बन सकता, तो ऐसे प्रोफेशंस को अडॉप्ट कर सकता, और ये इसमें किसके बराबर रहेगा, सिटीजन के बराबर रहेगा, ध्यान रहेगा। सो दिस इज ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद ड्यूअल सिटीजनशिप। ये कोई ड्यूअल सिटीजनशिप मिली है क्या, नहीं। फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज कमला हैरिस, बोल सकते हैं। ओसीआई कार्ड यूजुअली उन लोगों को मिलता है जिनके फादर फोर फादर यहाँ के हैं, या तो फादर है, मदर है, या ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। उनको क्या दे देते हैं कि भाई ओवरसीज सिटीजन हो आप, हमारे सिटीजन नहीं हो, बाहर रह रहे हो, लेकिन कभी ना कभी आपके माँ बाप हमारे यहाँ के सिटीजन रहे थे, इसलिए हमने आपको एक कार्ड दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कमला हैरिस, उसकी मदर कहाँ की थी, चेन्नई की, है ना। सो उसकी मदर चेन्नई की थी, तो उनको भी क्या दे रखा है हमने, ओसीआई कार्ड, है ना। ऋषि सुनक और उनकी वाइफ, उनको भी क्या मिला होगा, ओसीआई कार्ड होल्डर होंगे वो, है ना। तो वो भी ये कुछ स्पेशल राइट्स एंजॉय करते होंगे जो अदर एलियंस के पास नहीं है। अब ओसीआई के जैसा एक वर्ड और होता है जिसको बोलते हैं पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगल, कौन है वो, जो भी है देख लेना, नाम याद नहीं है मेरे को उसका, है ना। वो अभी थोड़े दिन पहले इंडिया आए, तो वो गोवा गए थे, क्योंकि गोवा में उनका क्या था, एंसेस्ट्रल हाउस, आज भी है उनका हाउस, मतलब वो कहाँ के रहने वाले थे, गोवा के। सो ही वॉज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आज वो इंडियन है क्या, अब तो पोर्तुगल के सिटीजन बन गए, लेकिन ही वॉज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कि उनका ओरिजिन कहाँ हुआ था, उनके एंसेस्टर्स कहाँ के थे, इंडिया के थे, और वो पोर्तुगल का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके एंसेस्टर्स कहाँ के थे, गोवा के थे, तो वो तो गोवा भी गया, है ना, क्योंकि पोर्तुगीज ने लंबे समय पे गोवा पे रूल किया था। आज भी गोवा में पोर्तुगीज कल्चर दिखाई देता है, सो वो भी अपना घर वर देखने गए थे। सो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इनको भी तो कुछ स्पेशल अधिकार देना पड़ेंगे, क्योंकि इनके भी एंसेस्टर्स के घर तो यहीं पे हैं। सो इनको भी पहले दिया जाता था पीआईओ कार्ड, क्या दिया जाता था, पीआईओ कार्ड। अब ये पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड लगभग एक जैसे थे और बहुत कंफ्यूजन करते थे। सो गवर्नमेंट ने बोला कि लेट्स मिक्स देम, अब इन दोनों को क्या कर दिया उन्होंने, मिक्स कर दिया। तो अब पीआईओ जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा है, अब सिर्फ एक ही कार्ड मिल सकता है आपको, दैट इज ओसीआई, ध्यान रहेगा। सो पीआईओ इज नाउ मर्ज्ड विद ओसीआई कार्ड होल्डर्स, और इन दोनों में अब कोई डिस्टिंक्शन नहीं बचा है, ध्यान रहेगा। पहले डिफरेंस बहुत माइन्यूट डिफरेंस थे, इसलिए तो कंफ्यूजन होता था, जिसके कारण इनको मर्ज कर दिया, ठीक है। यस, रह सकते हैं मल्टीपल, और इनको लाइफ लॉन्ग वीजा भी है, इनको कोई बाहर निकाल सकता है 6 महीने बाद, लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल। तो पीआईओ तो अब क्या हो गए, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हो गए, तो उनको भी लाइफ लॉन्ग वीजा है। पहले भी था, हाँ क्या, मुगल अरब्स तो इलीगल थे, वो बोल सकते हैं ना, और फिर बाद में तो उन्होंने रूल ही किया। ब्रिटिशर्स भी इलीगल थे, लेकिन आप में पावर था उनको निकालने का, नहीं था, तो बात खत्म। डिपोर्ट भी करना पड़ता ना, जैसे इलीगल माइग्रेंट कौन होता है, जो बिना परमिशन के आ गया। अगर आप बिना वीजा के भारत में घुस गए, दैट मींस यू आर एन इलीगल माइग्रेंट, आप बिना परमिशन के घुस गए गैर कानूनी रूप से। अब ताकत है तो उनको निकाल दो, वरना फिर आपको चौराहों पे अपने बांग्लादेशी दिखते ही हैं भीख मांगते हुए, कार ठोकते हैं, आ वो करते हैं। आप बोलते हो ये बोलते क्यों नहीं है, क्योंकि उनको हिंदी आती नहीं है, वो तो बंगाली बोलते हैं। वो बंगाली बोलेंगे तो आप बोलोगे कि बांग्लादेशी की मदद कर रहे। छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं अपने यहाँ के बच्चों, जबकि हर जगह लिखा रहता है डू नॉट एनकरेज बेगर्स, बोलते ना, आप भिखारियों को बढ़ावा देते हो, ये सोच के कि उसका छोटा सा बच्चा है, उसने आपसे पूछ के पैदा किया है। तो बस फिर समझ में आए पीआईओ ओसीआई क्या होता है ना। एक वर्ड और आता है, एक और है अपने यहाँ की हीरोइन जिसका नाम है आलिया भट्ट। क्या नाम है, आलिया भट्ट, वो भी ओसीआई कार्ड होल्डर है। शी इज हैविंग सिटीजनशिप ऑफ ब्रिटेन, उसके बाद भारत की नागरिकता नहीं है, उसके बाद कहाँ की है, ब्रिटेन की। अब देख लेते हैं किसको, अपनी आलिया भट्ट, ठीक है। ये कहाँ की सिटीजन है, शी इज द सिटीजन ऑफ ब्रिटेन। कहाँ की है ये, ब्रिटेन की सिटीजन है। अब देखना इसका क्या केस है। पहले टैक्स लगता था, देखो जो जैसे अक्षय कुमार ने कनाडा की सिटीजनशिप ली, क्यों, क्योंकि उसको टैक्स बचाना थे। हमारे यहाँ टैक्स ज्यादा थे, वहां कम थे। तो देखो एक टैक्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट इनकम टैक्स। मान लो आपकी इनकम कुछ भी हो सकती है, अक्षय कुमार की ले लेते हैं, जैसे कि उसकी मान लो इनकम कितनी है, बोले 10 करोड़ रुपए, है ना। अब इस पे टैक्स लगेगा, है ना। तो मान लो इनकम पे भारत में कितना टैक्स है, इंडिया टैक्स कितना करती है, वैसे मोटा मोटा बता रहा हूं, जो सुपर रिच पे करते हैं, हमारे यहाँ पर कितना टैक्स लगता है
50%, सब मिला जुला के 50। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देते हैं वो, चिंता मत करो, मतलब वो टैक्स तो इतना देते हैं कि बेचारों को चीत खाते हैं हम लोग। दूसरा देश है कनाडा, इनकम पे कितना टैक्स लगाता है? फ्लैट टैक्स लगाता हो 5%। कितना टैक्स लगाता है ये? 5%। सो अगर हम देखें नेट डिस्पोजेबल इनकम की, मतलब टैक्स काटने के पास उसके पास कितनी इनकम बची, वही तो वो खर्च करेगा। तुम्हारे पास इनकम तो 10 करोड़ हो गई, लेकिन 5 करोड़ तो मैंने छिना लिए तुमसे टैक्स में, तो अब तुम्हारे पास कितने बचे? केवल 5 करोड़। तो भारत में उस पर कितना टैक्स लगा? 5 करोड़। कनाडा में कितना टैक्स लगा? हाँ 5 लाख या 50 लाख? 50 लाख। तो अब देखना उसके पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी बची। कनाडा में कितनी रहे, इंडिया में कितने रुपए बचे उसके पास खर्च करने के लिए? 5 करोड़ रुपए, है ना। कनाडा में कितने रुपए बचे उसके पास? 9.5 करोड़। डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सो वाई अक्षय कुमार, हाँ बोलो, रेनंसिएट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि वो क्या चाहता है कि मेरे पास कितने रुपए बचे? 9.5 करोड़। भारत सरकार को ये चीज समझ में आ गई, उन्होंने बोला साले तू जिस थाली में खाता उसमें छेद करता गद्दार, धोखेबाज शोएब। उसके बाद उन्होंने क्या किया? तू बोले हॉलीडे पिक्चर लायक आदमी नहीं है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने देखा कि इनकी इनकम कहाँ से होती है, तो बोले इनकम कहाँ से कर रहा है ये? इंडिया से। और ये गद्दार टैक्स कहाँ भर रहा है? कनाडा में। ये वही कनाडा है जो खालिस्तान को भी सपोर्ट करता है। बोले टैक्स देता है कनाडा में, कमाता है भारत से। दैट इज वेरी रॉन्ग। ये तो क्या कहलाते हैं, तुम समझ गए ना, पिक्चर देखी होगी अमिताभ बच्चन की, नमक, समझ गए। वो मुझे नहीं पता, मैं क्यों बोलूं अक्षय कुमार को कुछ भी, बिकॉज ही इज सिटीजन ऑफ कनाडा, कांट से एनीथिंग। अब आगे देखना, भारत सरकार को ये चीज समझ में आ गई, उन्होंने बोला ठीक है बेटा, हम भी बहुत होशियार हैं। अब बोले टैक्स हम सिटीजन पे नहीं लेंगे, नाउ वी विल टैक्स ऑन द रेसिडेंट्स। अब हम किस पे टैक्स लेंगे? रेसिडेंट पे। जो भारत में रह रहा है अब हम उस पे टैक्स लेंगे। बट हु इज द रेसिडेंट? रेसिडेंट कौन है? कौन है बोले? बोलो। जो सुनो, रेसिडेंट कौन है? रेसिडेंट कौन है? जो भारत में रह रहा है। लेकिन रह तो हो सकता कोई विदेशी एक दिन घूमने आया तो क्या उसको भी रेसिडेंट बोल लोगे क्या? नहीं। सो देखना उसकी डेफिनेशन होती है, जो कम से कम कितने दिन भारत में रहता है, जो कम से कम कितने दिन भारत में रहता है। सो पहले बोलते थे अराउंड 240 डेज, जो कम से कम कितने दिन भारत में रहता है, 240 दिन भारत में रहता है, तो उसको क्या बोलते थे? रेसिडेंट। तो अगर अक्षय कुमार रेसिडेंट है या अपनी आलिया भट्ट रेसिडेंट है तो वो 240 दिन भारत में रहेगी। हाँ बोलो। हाँ, ये एक बड़ी चीज है, उसको 240 दिन भारत में रहना पड़ेगा, तभी वो क्या कहलाएगी? रेसिडेंट। तो आलिया भट्ट क्या सोचती थी कि ठीक है 240 में से थोड़े से दिन में एग्जैक्ट, जैसे 240 को 365 से घटाओ, कितने आते हैं? लगभग इसको 125-150 दिन बाहर, हाँ 125 या 130 डेज अगर ये भारत से बाहर ले ली तो ये रेसिडेंट कहलाएगी क्या? तो फिर इसको टैक्स देना पड़ेगा क्या? नहीं। तो पहले तो आराम से बच जाती थी, क्योंकि इसको सिर्फ कितने दिन बाहर रहना है भारत से? 125 डेज। तो बोले ठीक है, शूटिंग वूटिंग चलती है और एक आध महीना हॉलीडे मना लेंगे और रेसिडेंट कहलाएंगे नहीं, टैक्स भी नहीं भरेंगे। तो सरकार ने डेफिनेशन ही चेंज कर दी, बोले अब रेसिडेंट कौन कहलाएगा? जो भारत में कितने दिन रहेगा? 180 दिन। तो क्या अब आलिया भट्ट 180 दिन बाहर रह पाएगी? उसके लिए अब डिफिकल्ट हो गया। तो अब वो भी क्या बन जाएगी? भारत की रेसिडेंट बन जाएगी। और अगर रेसिडेंट बन जाएगी तो अब उसको भी क्या देना पड़ेगा? भारत में टैक्स। और बोले यही टैक्स देना पड़ेगा। और अब ये जो गद्दार थे जैसे अक्षय कुमार, अब कनाडा वाले बोल रहे तू तो हमारा सिटीजन है, 5% तो दे ही, हम बोल रहे तू हमारा रेसिडेंट है, अब 50% भी दे। तो अब इसको कितना टैक्स लग रहा है? 55। तो अब ये बोल रहा है मैं वापस भारत का नागरिक बनूंगा क्योंकि मेरी देशभक्ति जाग गई है। हाँ कंटिन्यूअस नहीं, पूरे साल में देखेंगे, पूरे साल में आप कितने दिन रेसिडेंट हो या नहीं हो, पूरे साल के दिन गिनेंगे, है ना। अब वापस अपना रहा है ना, उसने वापस अप्लाई कर दिया कि बोले नहीं अब मुझे बड़ा बुरा लगा, आई फील वेरी सैड अबाउट दिस और आई लव माई कंट्री, ये वो आई लव माई इंडिया। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं ना, प्रॉपर्टी क्यों नहीं? बिकॉज ही इज एन ओसीआई कार्ड होल्डर, वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं भारत में, क्यों नहीं खरीद सकते हैं? क्या विदेशी कंपनियां भारत में काम नहीं करती हैं? खरीद सकती हैं, दे कैन एक्वायर प्रॉपर्टी। और वो ओसीआई कार्ड होल्डर भी, उनकी तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होगी यहाँ पे। अभी बताया पोर्तुगल का प्राइम मिनिस्टर गोवा में प्रॉपर्टी देखने गया था, अपने घर को देखने गया था। हाँ जो भी है, एंटोनियो, बिल्कुल। तो ये चीज ध्यान रहेगी। सो अब अक्षय कुमार को चूंकि टैक्स अब 50 से भी ज्यादा लग रहा है और हो सकता है कनाडा में 5 की जगह 10% हो, तो मैंने एक अंदाज से लिखा है, तो हो सकता है उसको और ज्यादा टैक्स, उसने बोला ये तो बर्बादी वाला काम हो गया, तो वापस वो कहाँ आना चाहता है? भारत की नागरिकता लेना चाहता है। तो सभी चीजों को क्लियर हो गया होगा कि रेसिडेंट कौन होते हैं। रेसिडेंट का मतलब जरूरी है क्या कि नागरिक है भारत के? नहीं, रेसिडेंट मतलब जो भारत में रह रहे हैं लंबे समय के लिए। एक होते हैं एनआरआई। क्या होते हैं? क्या मतलब होता है इसका? नॉन रेसिडेंट इंडियन।
तो देखना इसमें दो वर्ड जुड़े हुए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर इंडियन, मीन्स दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, नाम से पता चल रहा है, प्लस दे आर नॉन रेसिडेंट, कि वो इंडियन तो हैं लेकिन भारत में नहीं रह रहे हैं। सो हु इज अ नॉन रेसिडेंट, हु इज अ नॉन रेसिडेंट? देखो रेसिडेंट बनने के लिए आपको 80 दिन 180 दिन तो रहना पड़ेगा भारत में, तो नॉन रेसिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 180 दिन से ज्यादा बाहर रहना पड़ेगा। सो जो भी आदमी 6 महीने से ज्यादा, कितने महीने से ज्यादा? 180 दिन बोले तो 6 महीने से ज्यादा भारत से बाहर रहता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ही इज एन एनआरआई, है ना, ध्यान रहेगा। सो नॉन रेसिडेंट इंडियन, मगर वो क्या होता है? ही इज अ इंडियन, मतलब ये सिटीजन है। तो क्या ये वोट दे सकता है? आंसर इज यस। क्या ये इलेक्शन वगैरह लड़ सकता है? आंसर इज यस। राष्ट्रपति बन सकता है? आंसर इज यस। समझ में आया? एनआरआई का मतलब वो विदेशी नहीं है। लेकिन कोई एनआरआई जापान रहने गया और उसने बाद में वहां पे चुपचाप जापान की नागरिकता ले ली, तो अब वो बचा क्या? एनआरआई। अब वो एनआरआई नहीं बचा, क्योंकि एनआरआई तो क्या होता है? भारत का नागरिक होता है। अभिषेक को और शिवम को समझ में आ रहा है? दीपक को? एनआरआई टैक्स देगा क्या? देखो एनआरआई क्या रेसिडेंट है? नहीं है। अब वो जिस देश में रह रहा है वहां टैक्स देगा। इनके लिए कुछ अलग रूल्स होते होंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो बोल दिया भाई हम किस पे टैक्स ले रहे हैं? सिटीजन्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, नहीं, हम तो रेसिडेंट पे टैक्स ले रहा है। तो जब ये रेसिडेंट ही नहीं है, अगर मान लो कोई एनआरआई कनाडा या जापान में रह रहा है, वो जापान में इनकम कर रहा है, तो वहां के लोग उस पर क्या मार रहे होंगे? इनकम टैक्स। तो हम लोग क्यों लेंगे टैक्स? एक एग्रीमेंट भी होता है जिसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। कि ऐसा नहीं हो कि बेचारा एनआरआई है तो जापान वाले भी टैक्स ले ले इनकम पर, हम बोले तू तो हमारा नागरिक है यहाँ भी टैक्स दे, तो 50% उनने मार दिया, 50% इनने, 100 रुपए कमाए, 100 के 100 छुड़ा लिए बेचारे से, तो फिर वो काम करेगा क्या? नहीं। तो टैक्स भी क्या होना चाहिए? ऐसा टैक्स होना चाहिए कि आदमी भरे। टैक्स चोरी कब करते हैं? जब एक्सेसिव टैक्स लगता है। सिंपल चीज है, बड़ा आसान है। अगर मैंने आप पे 0% टैक्स लगाया, 0% टैक्स लगाया, तो सरकार को कितने रुपए मिले? 0। अगर मैंने आप पे इनकम पे 20% टैक्स लगाया, तो सरकार को कितने मिलेंगे? 20 रुपए। अगर 100 रुपए, आपकी इनकम कितनी है? 100 रुपीज। कितनी इनकम है आपकी? 100 रुपीज। लेकिन अगर सरकार ने आप पे 100% टैक्स लगाया, तो अब सरकार को कितने मिलेंगे? तब सरकार को मिलेंगे 0 रुपए। क्योंकि कोई बेवकूफी होगा, जब सरकार 100% टैक्स लगा रही है तो वो काम ही क्यों करेगा? सो एक देखना, तो इसमें समझ में ये आ रहा है कि पहले 0% था, धीरे धीरे टैक्स बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट के बाद अराउंड 40-45% से जब ज्यादा टैक्स होता है तो फिर लोग क्या करते हैं? टैक्स देना कम करते हैं, और टैक्स वापस क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ध्यान रहेगा। समझ में आया? टैक्स भी कैसा होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोलते हैं 30% से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। इंडिया में कितना लगता है? सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला दो तो अराउंड 65-70% टैक्स लगता है। ओ माय गॉड, ऐसा ही सब बोलते हैं जनता, लेकिन आप दे रहे हो एंड यू आर लिविंग नॉर्मली। ठीक है। अंग्रेज कितना टैक्स लेते थे? अंग्रेज कितना टैक्स लेते थे? 40%। और हम बोलते थे इनके पेट का पानी नहीं हिल रहा, लोग गरीब हैं। और अब कितना टैक्स दे रहे हैं यही गरीब? अब वो मुझे नहीं पता। अपन वापस आ जाते हैं। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया समझ रहे थे, सभी को समझ में आया? इजी टॉपिक है ना। OCI, PIO, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट सब समझ गए तुम लोग, है ना। नॉन रेसिडेंट क्या है? भारत का, और ये भारत का नागरिक नहीं है। अब इज अ फॉर्म ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी। देखना मैंने क्या लिखा? इज अ फॉर्म ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी। तो परमानेंट रेसिडेंसी का मतलब मैंने ये लिखा है क्या कि ये सिटीजन है? इसको लाइफ लॉन्ग वीजा मिला हुआ है, मतलब ये लाइफ लॉन्ग रह सकता है भारत में, लेकिन सिटीजनशिप के बेनिफिट्स एंजॉय नहीं करेगा ये, है ना। ये किसको मिलता है? अवेलेबल टू पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जिनके फादर वगैरह मदर वगैरह कहाँ के? भारत के। अब मान लो अक्षय कुमार गया विदेश की लड़की से, मान लो आलिया भट्ट ने शादी कर ली होती, उसने तो भारत से वाले से कर ली, लेकिन अगर उसने जैसे प्रियंका चोपड़ा ने कर ली, है ना, तो अब उसका जो स्पाउस है तो उसको भी क्या मिल जाएगा? OCI। चूंकि अब प्रियंका चोपड़ा भारत आएगी बार बार, तो वो बेचारा कहाँ परमिशन लेते घूमेगा? तो बोला चूंकि तेरी वाइफ क्या है? इंडियन सिटीजन है, या उसके पास OCI कार्ड होल्डर है, तो अब उसके पति पत्नी को भी क्या दे देंगे हम? OCI स्टेटस दे देंगे। ये समझ में आ रहा है? सर अगर पाकिस्तान के किसी से शादी की हो तो भी मिल जाएगा। अगर किसी भारतीय ने पाकिस्तान से शादी की है तो क्या पाकिस्तान एनिमी एलियंस है? नहीं है। पाकिस्तान भी एलियन है, अमेरिका भी एलियन है, ब्रिटेन भी एलियन है, तो इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते अपन, है ना। अब वो छोड़ दो, सीमा हैदर और सचिन, उनने क्या किया? हाँ बोलो। क्यों नहीं मिली सीमा हैदर को सर? किसको? सीमा हैदर क्यों नहीं मिली सर? मिल जाएगी ना, वो इलीगल आई है।
उसको अप्लाई करना पड़ता ना ओसीआई के लिए। देख लें जल्दी से अब ओसीआई के बारे में, है ना। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना ये क्या है, काइंड ऑफ परमानेंट रेसिडेंट सीन बट नॉट सिटीजनशिप। किसको मिलती है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और उनके स्पाउस को। ध्यान रहेगा ये क्या अलाउ करती है, अलाउ देम टू लिव एंड वर्क इन इंडिया इंडेफिनेटली। अगर वो रह रहे हैं तो काम भी करेंगे, डॉक्टर लॉयर भी बन सकते हैं, है ना। डिस्पाइट द नेम, नाम से कंफ्यूज नहीं है ना। ओसीआई स्टेटस इज नॉट सिटीजनशिप, नागरिकता नहीं दी है ना। तो अगर नागरिक नहीं है तो क्या उनको राइट टू वोट मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। ध्यान रहेगा क्या वो पब्लिक ऑफिसेस होल्ड कर पाएंगे, नहीं। इंडिया इलेक्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ध्यान रहेगा। लेकिन उनको मल्टीपल एंट्री मिलेगी क्योंकि वीजा लाइफ लॉन्ग है ना। और फिर बार बार उनको वहां जाने के लिए मिलेगा क्या, रजिस्ट्रेशन विद एफआरआरओ करना पड़ेगा, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास बार बार जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। ध्यान रहेगा लाइफ लॉन्ग वीजा तो बता ही दिया है। और उनको सिटीजन्स के साथ बराबरी है किन चीजों में, इन मैटर ऑफ एडॉप्शन, एंट्री फीस फॉर नेशनल म्यूजियम। जैसे अगर आप नेशनल म्यूजियम्स जाते हो तो वहां पर 2 टिकट रहती हैं, 1 फॉर इंडियन एंड 1 फॉर फॉरेनर। ताजमहल जाओगे, इंडियन को लगते हैं 20 रुपए, फॉरेनर को लगते हैं 500 रुपए, 1700 रुपए, 2500 रुपए। समझ में आ रहा है। सो फॉरेनर से ज्यादा पैसा वसूलते हैं, लेकिन ओसीआई वालों को तो क्या बोलेंगे, नहीं तुम ठीक है 20 रुपए ही दो। ध्यान रहोगे। फिर ये क्या लिखा है, डॉक्टर वगैरह, फार्मासिस्ट वगैरह बन सकते हैं, लॉयर्स वगैरह बन सकते हैं, लेकिन जज नहीं बन सकते क्योंकि जज बनने के लिए क्या बनना पड़ता है, सिटीजन। और ये सिटीजन नहीं होते हैं। इजी था ना ओसीआई। अब ओसीआई एलिजिबल, आईएएस बन सकते हैं, हाँ वो उनको एग्जेम्पशन दिया हुआ है ना। नेपालीज को तो इंडियन आर्मी में भी अलाउ करते हैं, बड़े बड़े अफसर हैं नेपालीज लोग, गुरखा रेजिमेंट ही है हमारे पास। सो वो तो हमारे हिस्टोरिकल टाइज है उनके साथ, उसको ब्रेक थोड़ी करना है ना। अब देख लेते हैं ओसीआई किसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो किसके लिए एलिजिबल नहीं है, जिसके लिए एलिजिबल कौन है, सिटीजन। ये सिटीजन तो है ही नहीं, तो इसको सिटीजन वाला कोई भी अधिकार मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। जो ऐसा राइट जो सिर्फ सिटीजन को, जैसे राइट टू वोट ओनली अवेलेबल टू सिटीजन, राइट टू लाइफ किसको अवेलेबल है, बोथ टू सिटीजन एज वेल एज एलियन, तो वो तो इसको मिलेगा। लेकिन जो सिर्फ सिटीजन को है वो इसको मिलेगा क्या, राइट नहीं मिलेगा। तो लाइक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट इज राइट आर्टिकल नंबर 16 अंडर फंडामेंटल राइट्स। ध्यान रहेगा। फिर आर्टिकल 15 किसके बारे में बात करता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन लड़ता ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सिटीजन है क्या, नहीं है। तो क्या प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता, आंसर इज नो। अपॉइंटमेंट ऑफ क्या लिखा हुआ है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर नेक्स्ट लिखा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अलग अलग आर्टिकल है 124 और 217। आर्टिकल 16 किसके बारे में बात करता है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को भी क्या होना जरूरी है, सिटीजन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 क्या बोलता है कि क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन एज वोटर। तो क्या वोटर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है, इसको वोटर आईडी मिलेगा क्या, नहीं, बिकॉज ही इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। सेक्शन 3(4) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 किसके बारे में बात करता है, मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान रहेगा। तो ये मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा भी नहीं बन सकते क्योंकि ये कौन नहीं है। और भी जो चीजें सिटीजन को, सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, वो इनको अवेलेबल नहीं होंगी। इजी है। वैसे सरकार एक रूल लेके आई थी, बहुत बढ़िया रूल था, कि जो ओसीआई कार्ड होल्डर हैं, कौन है ये, ओसीआई कार्ड होल्डर जो हैं, जिनको थोड़े स्पेशल राइट्स प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, लाइफ लॉन्ग वीज़ा वगैरह मिला हुआ है ना। ये कई जगह में मॉन्यूमेंट्स वगैरह में भी हमारे जितनी एंट्री फीस देते हैं। लेकिन ये भारत आके क्या हो अगर नियम तोड़ें तो, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो इनको सजा मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने बोला था कि अगर इनने कोई भी नियम तोड़ा, ऐसा लॉ बना दिया था अमित शाह ने कि अगर इन्होंने कोई भी नियम तोड़ा तो इनसे इनकी ओसीआई कार्ड स्टेटस हम छीन लेंगे। तो फिर सवाल उठा कि एक आदमी ने सिर्फ सिग्नल तोड़ दिया था, तो उसका भी सरकार ने क्या किया, ओसीआई कार्ड स्टेटस छीन लिया। तो क्या इज इट करेक्ट, मॉरली करेक्ट है क्या ये, नहीं। पर रूल्स आर रूल्स। उसने रूल तो ब्रेक किया ना, चाहे उसने ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किया, उसने एक नियम तोड़ दिया, तो बोले ट्रैफिक सिग्नल भी तुमने तोड़ दिया ना, सो ओसीआई कार्ड स्टेटस तुम्हारा गया काम से। समझ में आ रहा है। और ये रूल आज भी लागू है। समझ गए ना तुम लोग। क्या चीज, एम्बेसीज डिफरेंट है। देखो सिटीजन सिर्फ वो नहीं है जो भारत में रह रहा है, सिटीजन वो भी है। जैसे अगर रेसिडेंसी की बात करूं, मान लो हमारा एक राजदूत गया, एम्बेसडर गया, कहाँ गया वो, अमेरिका में। कहाँ गया वो, कहाँ भेजना उसको, पाकिस्तान भेजना है, ठीक है। हमारा एक दूतावास कहाँ चला गया, पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमने हमारी क्या ओपन कर रखी होगी, जिसको हम बोलेंगे इंडियन एम्बेसी, बोल सकता हूं मैं, है ना। तो इंडियन एम्बेसी जो है हमारी पाकिस्तान में, वहां पर जो वर्क करते हैं वो तो इंडियंस होंगे, लेकिन आप बोलोगे सर वो तो पूरे साल 2-2 साल वहीं रहते हैं, तो अब तो वो क्या हो गए, नॉन रेसिडेंट हो गए। ऐसा है क्या, नहीं। तो ध्यान रखना, इंडिया का मतलब क्या है, इंडिया की टेरिटरी का मतलब क्या है,
कोई भी वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल जो भी इंडिया के नाम पे रजिस्टर्ड है, अगर आप उसके अंदर बैठे हो दैट मीन्स यू आर इन इंडियन टेरिटरी। अगर एक कार है मेरी और मैं मेरी कार को है ना कहाँ ले जाऊं, अमेरिका, वो किसके नाम पे रजिस्टर है, मेरे, और मैं क्या हूं, एक भारत का नागरिक। और अगर आप अमेरिका में मेरी कार में बैठे हो दैट मीन्स यू आर सिटिंग इन द इंडियन टेरिटरी, ध्यान रहेगा। सो अगर आप एयर इंडिया के विमान में न्यूयॉर्क में बैठे हो दैट मीन्स यू आर इन इंडियन टेरिटरी। तो ऐसे ही जो एम्बेसीज होती हैं वो किस कंट्री का पार्ट होती हैं, जिस कंट्री की वो एम्बेसी है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कौन सा शहर है, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मान लो एक इंडियन एम्बेसी है, क्या है, इंडियन एम्बेसी। सो वो किसकी टेरिटरी है, इट इज इंडियन टेरिटरी, जबकि वो है कहां पर, भले पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में, उसकी कैपिटल में। हाँ जैसे कि तो तुम्हारा भी बता। यूएसए में क्या होता है, विमान खड़ा कर दे, उस विमान में अपन ने तो इंडियन टेरिटरी में रहती, तो ऐसे तो लोगों 17 विमान खड़े कर दे, उनमें रहने लगते हैं। हाँ तो बस रहने लग जाओ, अगर इंडिया से अलाउ कर रहे हो तो। आप बताओ क्या पूछना है। जैसे जो आप बताए कोई भी वेसल या हाँ, इवन शिप्स वगैरह भी जो इंडियंस के नाम पर रजिस्टर्ड है। अगर जैसे आपने कोई कार तो पर्सनल होगी तो नहीं ना, गवर्नमेंट होगी तो ही। क्यों ऐसा, शिप क्या सिर्फ गवर्नमेंट चलाती है, शिप भी तो पर्सनल होते हैं, तो व्हीकल्स उसमें आता है डेफिनेशन। ये भी है कि वो आपकी टेरिटरी को आने भी तो दे। अगर जैसे सैम ने बोला कि सभी प्लेन में बैठ के वहीं रहने लग जाएं प्लेन में, तो वो प्लेन उतरने की फिर परमिशन ही नहीं देंगे ना, आप ऐसी हरकतें करोगे तो ध्यान रहेगा। और ये जो एम्बेसीज में वर्क करते हैं जो हमारे लोग, तो एक्चुअली वो कहाँ रह रहे हैं, बोलने के लिए पाकिस्तान में, बट वो इंडियन टेरिटरी में ही रह रहे हैं, है ना, इसलिए वो रेसिडेंट भी कहलाते हैं, बोल सकते हैं। टेरिटरी में आपने कोई भी क्राइम कर दिया, फॉर एग्जांपल इंडियन एम्बेसी में आपने पाकिस्तान में कोई भी क्राइम कर दिया, सो आपने किसकी टेरिटरी में क्राइम किया, पाकिस्तान या इंडिया, इंडिया की टेरिटरी। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ के चलेंगे, इंडिया के। कौन आपको ट्रायल पे लेके जाएगा, इंडियन कोर्ट्स में आपका आप ट्रायल चलेगा, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल आप थे कहाँ पर, दिल्ली में, कहाँ थे, दिल्ली में। अपने अभिषेक जैसा नोटी बच्चा था, गलती से वो कौन सी एम्बेसी में चला गया, सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया की एम्बेसी में तो गया, वो था तो वो कहाँ, दिल्ली में, उसको ये सब नॉलेज नहीं था, और वहाँ उसने चोरी वोरी कर ली, फूल वूल तोड़ लाया गुलाब का लड़की के लिए। अब उसने क्या कर ली, चोरी, लेकिन उसने चोरी किस टेरिटरी में करी, सऊदी की, भले ही वो दिल्ली में था। तो अब उसको क्या सजा मिलेगी, क्या उसको छोड़ देंगे, हाँ समझ गया। तो ध्यान रखना है चीज, इसीलिए चूंकि देखना एम्बेसीज में मालूम है, इवन अगर भारत की एम्बेसी पाकिस्तान में ना, तो उसमें पाकिस्तानियों को घुसने नहीं देते हैं विदाउट परमिशन। इसलिए एम्बेसीज में हमेशा एजेंट वर्क करने जाते हैं, और आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि उनको इम्यूनिटीज प्रोवाइड रहती हैं। मर्डर, अगर सुनना मेरी बात, अगर कोई एम्बेसडर है, मान लो भारत का राजदूत कहाँ गया वर्क करने, पाकिस्तान, ऐसे तो वो रोज उसको झूठे केस में फंसाएंगे, कभी लड़की के, तो कभी रेप केस में, तो कभी मर्डर केस में, तो कभी चोरी के केस में, तो काम कर पाएगा क्या, नहीं। सो उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगा सकते क्योंकि वो क्या है, एम्बेसडर, एंड ही इज, तो भी नहीं लगा सकते बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दूत है, किसका दूत है, भारत का दूत है, राजदूत है, तो भारत के राजा का दूत है, मतलब वो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या भारत के राष्ट्रपति को फांसी लगा दोगे क्या अगर मर्डर कर देता है तो उन लोगों को कोई भी सजा नहीं होती, उनको इम्यूनिटी प्रोवाइडेड रहती है थ्रू वियना कन्वेंशन। तो ऐसे लोगों को कोई भी सजा वजह नहीं होती। वो कंप्लेंट लॉन्च करते हैं भारत में कि भैया आपने कैसा राजदूत भेजा है, तो बिल्कुल खुलेआम लड़कियों का घूमना मुश्किल करे दे रहा है, तो फिर उसको वापस बुला लिया जाता है। मार देते हैं तो किसकी जिम्मेदारी है, अगर भारत का राजदूत पाकिस्तान में मर गया तो पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल कि तुम क्या कर रहे थे, कैसे मर गया हमारा राजदूत वहां पे, तो मार भी नहीं सकते हैं। और हमको ये चीज पता है, इसलिए हम दूतों के नाम पे सारे एजेंट पहुंचा देते हैं, ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं है। अब वो सब छोड़ो, अजीत डोवाल राजदूत बन के नहीं गए थे, अब वो राजदूत थे या नहीं थे, वो तो एक बाहर घूमते थे। अगर आप एम्बेसी के बाहर निकले तो पकड़ लेंगे ना आपको यार, ये भी समझो, समझ गए। अभी तुम कहाँ के कहाँ डिस्कशन लेके जा रहे हो, पढ़ना क्या है, नागरिकता देना है ना, अभी बांग्लादेशियों को पढ़ना है आपको। पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 स्टार्ट करें। अभी बेसिक समझ में आ गए, सिटीजन कौन है, सिटीजनशिप क्या है, एनआरआई एनआरआई है, वो फालतू सॉरी छुटपुट सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब हम सीधे शुरुआत करते हैं हमारे आर्टिकल से। सबसे पहला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल क्या बोल रहा है देखना। अब एक चीज और समझना पहले कि ये जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं आर्टिकल 5 to 11, ये डील करते हैं सिटीजनशिप से कि भारत का नागरिक कौन होगा जब संविधान बना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हो गया, बोला 26 जनवरी 1950 को हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। वैसे बन तो कब गया था ये, 26 नवंबर 1949। ये हमको प्रियम्बल का टेक्स्ट भी बताता है ये इंफॉर्मेशन, है ना। अब बोले ये जो डेट्स हैं
कॉन्स्टिट्यूशन तो बताता है कि हु इज एन सिटीजन ऑफ इंडिया टिल दिस डेट, इस डेट तक भारत का नागरिक कौन है, लेकिन इनके बाद क्या, 26 जनवरी 1950 के बाद क्या होगा, कौन नागरिक बनेगा। तो पहले तो ये बोलते हैं कि हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 तक भारत का नागरिक कौन है, उसके बाद के सारे मैटर कौन डील करेगा। सो अगेन द पावर इज लेफ्ट विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू डू आफ्टर दैट। सो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया होगा क्या, डेफिनेटली 1950 के बाद क्या करना है, तो पार्लियामेंट ने बनाया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या बनाया उसने, सिटीजनशिप एक्ट बनाया, जिसको या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होता है, बदलता भी है। समझ गए। सो अभी जो हम प्रोविजन पढ़ेंगे आर्टिकल 5 to 11, ये सिर्फ कब तक की बात करेंगे, 1950 तक की बात करेंगे, और उसके बाद की बात कौन करेगा, सिटीजनशिप एक्ट, है ना। सिटीजनशिप एक्ट वो अलग अलग टाइम पे आए, 50s में भी आए, 80s में भी आए, 2000s में भी आए, ध्यान रहेगा, अलग अलग सन है, सन को अपन देख लेंगे, फैक्चुअल डेटा है। तो ये वाले जो सारे आर्टिकल हैं किससे डील करेंगे, इन तारीखों तक कौन भारत का नागरिक बन सकता था या था। समझ गए। स्पेशली कौन सी डेट, फर्स्ट वाली, ध्यान रहेगा कि 26 जनवरी 1950 तक कौन भारत का नागरिक है। उस समय दैट टाइम वॉज टाइम ऑफ टर्बुलेंस, भारत का पार्टीशन भी हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, ब्रिटिशर्स जा रहे थे, पोर्तुगल ऑलरेडी प्रेजेंट थे, फ्रेंच लोग भी रहते थे, तो तब भी जरूरी था ना कि कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है। सो अब जो भी आर्टिकल रहेंगे वो क्या बताएंगे, हु इज एन सिटीजन ऑफ इंडिया टिल 1950, ये डेट को याद रखना है, और ये आर्टिकल को इसी पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। अब ये बार बार तारीखें मैं वहां बताऊंगा क्या, इसलिए पहले ही बता दिया। सबसे पहला आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 5, क्या लिखा है, एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडियन टेरिटरी आर सिटीजन ऑफ इंडिया इफ, जो भी आदमी भारत में रह रहा है, मूल निवासी है, वो भारत का नागरिक कहलाएगा कब, या तो वो कहां पैदा हुआ है, बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो कहां पैदा हुआ हो, भारत की टेरिटरी में पैदा हुआ हो। लेकिन ये कब नागरिक बनेगा, 26 जनवरी 1950 के पहले। अब तो बहुत कम लोग ही जिंदा बचे जो 26 जनवरी 1950 के पहले पैदा हुए थे, बोल सकते हैं। अभी का कौन डील कर रहा है, पार्लियामेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो उस समय का बता रहा है। सो भारत का नागरिक जो भारत में रह रहा है वो भारत का सिटीजन कब बनेगा, जब वो कहां पैदा हुआ हो, भारत में, या तो आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। आइदर का मतलब क्या है कि या तो उसकी मम्मी भारत में पैदा हुई हो या तो उसके पिताजी भारत में पैदा हुआ। आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो फादर या मदर, इवन बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स भी, अगर दोनों है तो और बढ़िया, वेल एंड गुड। तो या तो वो खुद पैदा हुआ हो या तो उसके मम्मी पापा पैदा हुए हो सकता है उसके मम्मी पापा भारत के नागरिक थे, वो बेचारे थोड़ा घूमने उमने गए थे इंग्लैंड और वहीं उनको जन्म हो गया बच्चे को, तो क्या उसको आप विदेशी घोषित कर दोगे, नहीं, तब भी वो भारत का ही नागरिक है। क्यों, क्योंकि उसके मम्मी पापा कहाँ के हैं, यहाँ के। या तो वो भारत में रह रहा हो, फॉर एग्जाम्पल कोई अंग्रेज हो सकता है जो 1940 में आया हो, है ना, तो क्या वो भारत का नागरिक बन जाएगा, बन जाएगा क्या, कि जब वो भारत में रह रहा हो, कितने सालों से, 5 सालों से, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन कब कमेंस हुआ था, 26 जनवरी 1950। सो इसके पहले वो 5 साल से भारत में रह रहा हो। अगर वो 1944 या 1945 में ही आ गया था तो वो बन सकता है क्या, आंसर इज यस, लेकिन उसको कम से कम भारत में कितने साल रहना पड़ेगा, 5 साल, तब वो क्या बन जाएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया। सो दैट वाज आर्टिकल 5, समझ में आया। अब एग्जैक्टली आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, उसका कंटेंट तो याद रहेगा ना, कौन सिटीजन बन सकता है 1950 तक, है ना। दूसरा आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 6, ये किनके बारे में बात करता, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया आर सिटीजन ऑफ इंडिया इफ, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से कहां माइग्रेट कर गए, इंडिया, तो वो भारत के नागरिक बन सकते हैं, लेकिन कब, जब वो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दें। भाई पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत आए तो क्या आप उनको फॉरेनर बोल दोगे, वापस भगा दोगे, स्पेशली हिंदूज, है ना, या फिर सिंधीज जिनको बोलते हैं, जो सिंध प्रांत से आए थे, सिख लोग आए थे बहुत सारे माइग्रेट करके, तो वो पाकिस्तान से माइग्रेट करे थे कहां, इंडिया, तो वो भी भारत का नागरिक बन सकते हैं, लेकिन कब, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, कुछ मुस्लिम्स भी माइग्रेट करे थे, जरूरी है कि सिर्फ हिंदू और सिख आए हों, कुछ मुस्लिम्स ने भी इंडिया की तरफ माइग्रेट किया था, सो वो भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, कब, जब ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया। इंडिया का मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया। देखो ऐसा नहीं है कि आप कहीं और के रहने वाले थे, आप बोले सऊदी के रहने वाले थे, पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से भारत आ गए तो क्या नागरिकता दे देंगे, नहीं, तुम्हारे माँ बाप को अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा होना जरूरी है, तभी तो आप भारत आ रहे हो, यही तो शर्त थी ना। हर कोई आ सकता था क्या, नहीं तो ऐसे तो सीमा हैदर जैसे सब बोलते पाकिस्तान चलो, पाकिस्तान से भारत घुस चलेंगे, क्यों, क्योंकि हम तो माइग्रेट कर रहे हैं, लेकिन माइग्रेट कब करोगे, जब आपके पेरेंट्स भारत में ही पैदा होना चाहिए, है ना। अब देखना
वो कब माइग्रेट करना चाहिए? तो बिफोर 19 जुलाई 1948। कब माइग्रेट करना चाहिए? 19 जुलाई 1948 के पहले ही उसको भारत आ जाना है, उसके बाद से उसको वहीं रहना है, तभी वो क्या बन पाएगा? भारत का नागरिक। लेकिन अगर मान लो क्या हो कि वो 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट करे तो भी वो सिटीजन बन जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑफिस जाके बताना पड़ेगा कि भैया मैं अब आया हूं। जब भारत का पार्टीशन हुआ था तो जरूरी नहीं है 15 अगस्त 1947 को पूरा भारत डिवाइड हो गया था, नहीं, पार्टीशन की प्रोसेस 2-3 साल तक चलती रही थी। इवन लाहौर का ही डिसाइडेड नहीं था कि लाहौर कहाँ जाएगा, भारत में जाएगा या पाकिस्तान में जाएगा, बोल सकते हैं। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबी चली, जम्मू कश्मीर अलग अलग स्टेट, जोधपुर वगैरह सब तमाशे करते ही रहे थे। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, ध्यान रहोगे। तो अलग अलग डेट्स रखी हैं। आर्टिकल 6 किसकी बात करता है? वो लोगों की जो पाकिस्तान से भारत आए वो भारत का नागरिक बन सकते हैं। कब? जब या तो उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पैदा हुए हों? इंडिया में। पेरेंट्स भी या ग्रैंड पेरेंट्स भी, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स। या तो पाकिस्तान से कब आ गया हो? 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया हो। और अगर उसके बाद आता है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा, तब वो क्या बन सकता है? सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, ध्यान रहेगा। वो कहाँ रजिस्ट्रेशन पड़ेगा? बाय गवर्नमेंट ऑफिसर के पास उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आया? आर्टिकल 7 किसके बारे में बात करता है? A person is not citizen of India if migrated to Pakistan after 1 मार्च 1947। जो 1 मार्च 1947 के बाद आ रहा है ना, वो सिटीजन नहीं बनेगा। समझ में आ गई? आर्टिकल 8 देखें क्या बोल रहा है, जल्दी से पढ़ो। कि देखना अब क्या वो आदमी भारत का नागरिक बन सकता है जो बाहर रह रहा है? बाहर, भारत के कहां रह रहा है? आउटसाइड इंडिया। तो क्या वो भारत का नागरिक बन सकता है किसी तरीके से? हाँ, लेकिन उसको भी क्या करना पड़ेगा? ही मस्ट बी रजिस्टर्ड। और कहाँ रजिस्ट्रेशन करेगा? जैसे कोई मान लो अमेरिका में रह रहा है, उसको भारत की नागरिकता चाहिए, तो वहां के डिप्लोमेटिक काउंसलर में, एम्बेसीज वगैरह में जाके क्या करेगा? वो रजिस्ट्रेशन करेगा। सो लिखा, पर्सन ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया आर सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, है ना, ध्यान रहेगा। आर्टिकल 9 को देख लें। आर्टिकल 9 को देख लें। आर्टिकल 9 बोलता है इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सिंगल और ड्यूअल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। सो अगर किसी पर्सन ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म, ऑटोमेटिक खत्म। ये रूल तो आज भी चल रहा है। सो अ पर्सन इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरीली, खुद से एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, है ना। तो हम लोग, अगर आपने अमेरिका की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता समाप्त। और वो कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 9, दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रहेगा, इजी है। आर्टिकल 10 क्या बोलता है? इट डील्स विद द कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बट सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। क्या आप कब तक सिटीजनशिप को कंटिन्यू करोगे? कैसे कंटिन्यू करोगे? जो पार्लियामेंट बाय लॉ बताएगी, समझ रहा है? क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला वो कॉन्स्टिट्यूशन को पता था कि उस समय नहीं। सो द पावर वॉज लेफ्ट विद द, कहां चला गया? पार्लियामेंट। किसके पास दिए वो? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। क्या आप कब तक अपनी सिटीजनशिप को कंटिन्यू करोगे? ये सब बताएगा कौन आपको? सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट बाय टाइम टू टाइम क्या बनाएगी? लॉ। और लॉ बनाए क्या उसने? हाँ, सिटीजनशिप एक्ट वगैरह बनाया ना, 1987 में उसको चेंज किया, फिर 2003 में उसको चेंज किया। वो सारी चीज़ों को अपन देखेंगे। समझ में आया? अब लास्ट आर्टिकल करते हैं, उसके बाद फिनिश करके बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लंबा टॉपिक है। लास्ट क्या लिखा हुआ है बोलो? पार्लियामेंट के पास पावर है विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिए? देखो, सिटीजनशिप की सारी चीजों को कौन डील करने वाला है? पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि फ्यूचर में 1950 के बाद में कौन सिटीजनशिप ले सकता है या सिटीजनशिप को खत्म कैसे कर सकते हैं। मान लो आप बार बार पाकिस्तान जाने को भाग रहे हो, पूरी गद्दारियां कर रहे हो, तो क्या आपकी सिटीजनशिप खत्म नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और ये कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन, कि आप कैसे हासिल कर सकते हो, प्लस टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, की खत्म भी कर सकते हैं आपकी, ध्यान रहेगा। और ऑल अदर मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, या ऐसे मैटर जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को नहीं पता थे, फ्यूचर में आने वाले हैं, तो उससे भी कौन डील करेगा? पार्लियामेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इलीगल माइग्रेंट्स कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश। 1971 में एक नए देश का जन्म हुआ, क्या नाम था? बांग्लादेश। जो पहले क्या हुआ करता था? ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान नाउ बिकम्स बांग्लादेश। वहां से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके कहाँ आ गए? आसाम वाले एरिया में, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में आ गए। तो क्या वो सब सिटीजन बन जाएंगे? तो उन लोगों के साथ क्या होगा? सो दीज आर द अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। क्या उनको सिटीजनशिप देना है या नहीं देना है, ये भी कौन डिसाइड करेगा? अगेन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने बोला जो 1971
कोई एक डेट दे दी, बोले उससे थोड़े भी पहले आए थे तो वो क्या बन जाएंगे? सिटीजन। उसके बाद आए तो 10 साल तक वो वोट नहीं करेंगे, उसके बाद क्या बन जाएंगे? सिटीजन। लेकिन एक डेट और दी कि बोले जो 80-85 के बाद आए वो कभी सिटीजन नहीं बनेंगे, उनको ढूंढो, पकड़ो और वापस भेजो। वो भी आया, हाँ। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन वो सिर्फ कहाँ के लिए बना है? आसाम के लिए बना है, क्योंकि आसाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। धुबरी डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना है? धुबरी, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है। बहुत बड़े बड़े मतलब उसके बैंक्स हैं, 10-10, 11-11 किलोमीटर चौड़ी नदियाँ हैं, खूब सारी स्ट्रीम्स में जाती है, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है, डेल्टा फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर पेट्रोलिंग करना, नज़र रखना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो बांग्लादेशी क्या हो जाते हैं? इंडिया में एंटर कर जाते हैं। वंस यू एंटर द इंडियन टेरिटरी, ट्रेन में बैठो और जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाओ। आधे लोग तो इंदौर के चौराहों पे भी आ गए हैं और आप उनको क्लियरली देख सकते हो। एंड दे आर द रियल थ्रेट्स टू इंडियन सिक्योरिटी। देख लेना, नोएडा में थोड़े दिन पहले केस हुआ था ना, किसी काम वाली बाई को निकाल दिया था, 2000 लोगों को लेके आ गई थी पूरी सोसाइटी में आग लगाने के लिए, और वो सब बांग्लादेशी थे। समझ गए? डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्या? फ़ोन छुड़ा लेते हैं कार में, बिल्कुल आजकल नया चला इंदौर में। कार नॉक करेंगे कांच पे, आप बोलोगे क्या, तो बोलेंगे पहले कांच नीचे कर। आप कांच नीचे करोगे, मोबाइल छुड़ा के भाग जाएंगे सिग्नल पे। समझ गए? तो बी अलर्ट। हाँ, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 निकाल लेते हैं। क्या लिखा है? पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। 6 बोल रहा है जो पर्सन पाकिस्तान से इंडिया आया है, और ये क्या बोल रहा है? इफ माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चला गया है। कब? देखो, एक बोल रहा है, 6 बोल रहा है कि जो आदमी पाकिस्तान से भारत आया है उसका क्या होगा, वो उसके बारे में बात कर रहा है। और ये बात कर रहा है कि जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, तो अब उसको नागरिकता देंगे क्या? वो तो खुद ही गया है, मतलब वो तो बनना ही नहीं चाहता है। सो आर्टिकल 7 टॉक्स अबाउट दोज पर्सन हु हैज माइग्रेटेड आउट ऑफ इंडिया, और वो 6 क्या बोल रहा है? हु इज कमिंग इनटू द इंडिया। समझ गए? सो 7 बोल रहा है जो पाकिस्तान चला गया है, और 6 बात कर रहा है जो भारत आ गया है। समझ में आया? तो 6 में कुछ कंडीशंस अटैच हैं, तारीखें दी हुई हैं, 19 जुलाई 1948, ध्यान रहोगे, इजी है। और 7 क्या बोलता है? जो पाकिस्तान चला गया है। एकदम इजी है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया था, क्योंकि एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ठीक है, और कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है, अब बाकी का कब कंटिन्यू करेंगे? कल। आउटसाइड, हाँ सुनना, बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनना। इसने, यश ने एक सवाल और किया कि व्हाट अबाउट दोज पीपल, व्हाट अबाउट दोज टेरिटरीज विच आर एक्वायर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। जैसे गोवा को हमने एक्वायर करा पोर्तुगीज से, है ना। सो ये तो कब किया? 1961 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन उनके बारे में कोई बात कर रहा था? नहीं। तो वो डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी, बाय लॉ, सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू करेगी। सो सिटीजनशिप एक्ट में पार्लियामेंट ने ये लिख दिया है कि अगर हम किसी की टेरिटरी को एक्वायर करते हैं तो वहां के नागरिक क्या बन जाएंगे? भारत के नागरिक। सो जब गोवा को एक्वायर करा तो गोवा के सिटीजन क्या बन गए? इंडियन सिटीजन। पीओके ले लिया था, सो पाकिस्तान ने तो उनको नागरिकता दे रखी है, बट इट इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। पीओके का कोई स्टैंड है ही नहीं, वी कॉल इट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, दैट इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तान। उसको वेकेट करना चाहिए जल्दी जल्दी। जैसे हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545 नहीं है, 552 सीट्स हैं, लेकिन हम चुनाव सिर्फ कितने पे कराते हैं? 545। क्यों? क्योंकि वो 7 सीट हमने किसके लिए रिजर्व रखी हैं? पीओके वाले लोगों के लिए रिजर्व रखी हैं, लेकिन अभी वहां चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है। समझ गए? लेकिन इंशाअल्लाह जल्दी होंगे। समझ गए? कोई डाउट? जो लोगों को बाहर से बुलाया है, जिनकी टेरिटरी एक्वायर करी है, वो क्या बन जाएंगे? इंडियन सिटीजन्स बन जाएंगे। इजी है ना? तुम चारों को समझ में आता है? पक्का? ठीक है, अब बंद करें।